गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो गाइस, ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारी 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है। तो इसको हम स्टार्ट करें तो फर्स्टली हम हमारे अराउंड जितनी भी सारी चीजें देखते हैं, फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो सकती है। सो इसमें से हमारी जो लिविंग चीजें रहती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती है, चाहे वो फिर यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर। सारी हमारी ये चीजें रहेंगी, यानी कि सारे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो अल्टीमेट सेल से बने हुए होंगे। तो इसमें हम फर्स्टली बात करें तो हमारे जो जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में हमारे 100 ट्रिलियन समथिंग सेल रहते हैं। तो ये हमारे सेल को हम इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि इसको हम एक बड़ा सा बिल्डिंग है तो उससे कंपेयर करें तो हमारी जो बिल्डिंग रहेगी, बिल्डिंग में बहुत सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे उससे हमारी पूरी बिल्डिंग प्रिपेयर होती है। तो सेम इसी तरीके से हमारा ये बॉडी है, चाहे हम मल्टी सेल्युलर बॉडी की बात करें तो इसमें अल्टीमेट हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा वो हमारा सेल रहेगा। सो यहाँ पर फर्स्टली हम बात करें तो ये सेल है क्या। फर्स्टली यहाँ पर हम बात करें तो ये सेल आखिर में होता क्या है। तो व्हाट इज अ सेल, सेल होता क्या है। तो हमारा ये जो सेल रहता है ये हमारा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहता है, हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट रहता है, फंक्शनल यूनिट रहेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्यों? क्योंकि हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सेल से बने हुए होते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली सेल से बने हुए होते हैं। इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक रहता है वो हमारा सेल रहता है क्या। तो हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक रहता है, बिल्डिंग ब्लॉक रहता है वो हमारा सेल रहता है। हमारे बिल्डिंग को इससे कंपेयर करें तो जिसमें बिल्डिंग में हमारी सारी ब्रिक्स रहती है, तो इसी तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा सेल रहता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारा ये जो सेल है, सेल से लेस देन कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा वो उनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और उसके लाइफ के लिए जो भी नेसेसरी फंक्शन रहेंगे वो उसमें खुद में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पर लेस देन सेल कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल फंक्शन, उसके लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन है, एसेंशियल फंक्शन उसके लाइफ के लिए, एसेंशियल फंक्शन फॉर लाइफ उसमें नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें उसके खुद के फंक्शन करने के लिए या उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए उसके पास खुद की ताकत नहीं रहती है। वो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके ही उसके फंक्शन कर पाएगा। सो इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। वायरस है, विरोइड्स है, आपने आगे देखा है विरोइड्स है। सो ये हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते। लेस देन सेल कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और उसके लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन, यानी कि लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन चाहिए तो उसमें वो नहीं रहेंगे। सो इस वजह से हमारा जो सेल रहेगा वो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद हम देखें तो हमारा ये सेल को सेल नाम किसने दिया। तो फर्स्टली इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर किसने किया था। तो आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था। और वो भी किस में, तो हमारी एक डेड टिश्यू कॉक नाम का प्लांट है, उसकी डेड टिश्यू में इसको डिस्कवर किया था। ये किस तरह से किया था। तो वो अपना एक बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उससे सारी चीजों के अपने अराउंड जितनी भी चीजें थी उसके स्टडी करता था। तो ये स्टडी करते करते उसने एक कॉक नाम का प्लांट का टिश्यू लिया, कॉक नाम का जो प्लांट था उसका डेड टिश्यू लिया और ये टिश्यू को उसने माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसको इस तरह का अरेंजमेंट दिखा, इस तरह का, इसमें बहुत सारे इस तरह से यहाँ पर कंपार्टमेंट दिखे जिसको इसने नाम दे दिया सेल। अब ये सेल का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। सेल का मीनिंग होता है स्मॉल
रूम, वैसे आपने सुना होगा, जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में गए या आपने कई मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई बड़ा जो क्रिमिनल होता है उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। तो ये जो स्पेशल सेल होता है वो एक हमारा छोटा सा रूम होता है, और इसी वजह से रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दे दिया सेल। सेल यानी कि एक छोटा रूम, यानी स्मॉल रूम। ओके, सो ये तो हो गया जो हमारा सेल फाइंड डिस्कवर हुआ, ये हमारा डेड सेल था। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो फर्स्टली लिविंग सेल डिस्कवर किया वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, फर्स्टली। इसके बाद फर्स्टली लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट हमारा लिविंग सेल डिस्कवर किया, और वो भी पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर में हमारी जो एक algae रहती है, जो कि आपने नाम सुना होगा स्पाइरोगायरा नाम की जो algae रहती है, इसमें इसने लिविंग सेल डिस्कवर किया। इसके बाद यहाँ पर एक और हमारा जो ये सेल रहता है, जैसे कि ये सेल है तो इसके अंदर हमारा एक डेंस स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पर फर्स्टली न्यूक्लियस किसने फाइंड आउट किया? न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्टली न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सो इस तरह से यहाँ पर ये हो गई सेल की हिस्ट्री। उसको सेल को फर्स्टली डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, बट ये डेड सेल था। फर्स्टली लिविंग सेल किसने खोजा? तो लिविंग सेल खोजा एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने, और फर्स्टली न्यूक्लियस जो खोजा वो रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये हमारा लिविंग सेल खोजा वो किसमें खोजा? तो हमारी स्पाइरोगायरा नाम जो algae रहती है उसमें उसने खोजा। ओके, सो ये होगी हिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज आती है सेल थियरी। ये सेल थियरी क्या होती है? तो सेल थियरी हमारा एक ऐसा थियरी होता है जो कि 3 साइंटिस्ट ने मिलके उसको प्रपोज किया था। कौन से 3 साइंटिस्ट? तो 3 साइंटिस्ट हमारे एक मार्टिन स्लीडन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्सो। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर हमारी सेल थियरी प्रपोज की थी। अब ये सेल थियरी होती क्या है? तो ये समझाती है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरह से हमारे सेल से मिलके बनते हैं, और हमारे नए जो सेल रहते हैं वो किस तरह से ऐड होते हैं। तो इसको यहाँ पर सेल थियरी को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल थियरी। सेल थियरी में यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आते हैं। फर्स्टली कौन से 3 साइंटिस्ट? तो फर्स्टली मार्टिन स्लीडन। हमारा दूसरा साइंटिस्ट है वो थियोडोर स्वान। ओके, और हमारा जो तीसरा साइंटिस्ट है वो रुडोल्फ विर्सो। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर मार्टिन स्लीडन की बात करें तो हमारा जो मार्टिन स्लीडन एक हमारा जर्मन बोटानिस्ट था। कौन था? बोटानिस्ट है, तो ऑब्वियसली ये हमारा प्लांट सेल के ऊपर काम करेगा। तो इसने प्लांट सेल के ऊपर काम किया, और प्लांट सेल के ऊपर काम करके उसने देखा कि हमारे सारे जो प्लांट रहते हैं उसमें हमारे बहुत टाइप के सेल रहते हैं, और ये बहुत टाइप के सेल हमारे अरेंज होके हमारे टिश्यू बनाते हैं। तो उसने देखा कि टिश्यू ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलके, बहुत टाइप के सेल मिलके हमारा एक टिश्यू बनाते हैं। सो इस तरह से उसने प्लांट सेल के ऊपर स्टडी की। और थियोडोर स्वान जो कि हमारा ये वैसे कई जगह पर इसको ब्रिटिश बोला जाता है और कई जगह पर इसको जर्मन बोला जाता है। सो यहाँ पर ये हमारा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, ये हमारा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। तो इसने क्या देखा? तो ये इसने ऑब्वियसली ये जूलॉजिस्ट है तो इसने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की।
एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की, और उसने देखा कि हमारे जो सारे सेल हैं, सारे सेल के आउटर एक थिन कवरिंग रहता है, आउटर एक थिन कवरिंग रहते हैं, और ये थिन कवरिंग को अब हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से। अब यहाँ पर हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, अभी इसको जानते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ओके, हमारा सबसे एक आउटर कवरिंग रहता है जो कि सेल मेम्ब्रेन रहता है। और उसने ऑल्सो प्लांट के ऊपर भी स्टडी की, उसने प्लांट के ऊपर भी स्टडी की, और प्लांट के ऊपर स्टडी करके तो उसने देखा कि हमारे जो प्लांट सेल रहेंगे, प्लांट सेल के ऊपर इस तरह से, जैसे कि ये हमारा सेल है, प्लांट सेल के ऊपर इस तरह से एक थिन आउटर कवरिंग के आउटर, इसके भी आउटर एक डेंस यहाँ पर कवरिंग रहता है। ये हमारा जो थिन कवरिंग है, इसके भी आउटर एक डेंस कवरिंग रहता है, डेंस कवरिंग रहता है, और इसको उसने नाम दिया सेल वॉल, इसको दिया नाम सेल वॉल। सो ये हमारे प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सबसे आउटर कवरिंग जो रहता है वो हमारा डेंस कवरिंग होता है, और वो इसने नाम दिया सेल वॉल। और बाकी हमारे जो एनिमल सेल रहते हैं, एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग रहता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन रहता है। वैसे इससे भी हम जब प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में हमारा ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल के आउटर भी हमारा एक कवरिंग रहेगा, वो हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप इतना ही समझो। इसके बाद यहाँ पर रुडोल्फ विर्सो, अब ये मार्टिन स्लेडन और थियोडोर स्वान दोनों ने मिलके यहाँ पर उसके सेम टाइम में, जैसे कि यहाँ पर ये काम करते थे 1838 में, और ये थियोडोर स्वान 1839 में। वो दोनों ने पहले इंडिविजुअल स्टडी की, इसके बाद दोनों ने मिलके सेल थियरी बनाई। क्या बनाया? तो सेल थियरी बनाई। और ये सेल थियरी कैसी थी? तो सेल थियरी इस तरह से बनाई कि हमारे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ऑल, उसने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, सो ये दोनों ने मिलके, मार्टिन स्लेडन और थियोडोर स्वान ने मिलके सेल थियरी दी, और उसमें उन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, सो इसमें ये नहीं समझा पाए कि हमारे जो नए सेल बनते हैं वो किस तरह से ऐड होते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर तीसरे साइंटिस्ट की एंट्री होती है, और इसका नाम है रुडोल्फ विर्सो। इसका टाइम पीरियड है 1855। ओके, सो यहाँ पर इसने क्या बोला कि इसने बोला कि इसने समझाया कि हमारे नए सेल किस तरह से, हमारे जो सेल हैं, सेल में नए सेल किस तरह से ऐड होते हैं। तो इसलिए इसने एक सेंटेंस यहाँ पर दिया जो कि इस तरह से है, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है हमारे जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से बनते हैं। न्यू सेल आर फॉर्म या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल किस तरह से बनते हैं? तो जो पुराने सेल हैं या पहले से जो सेल हैं उसमें से सेल डिवीजन होता है उसमें। और ये कैसे होता है? तो सेल डिवीजन के थ्रू, पहले हमारे ये दोनों साइंटिस्ट जो मार्टिन स्लेडन और थियोडोर स्वान, उन्होंने थियरी दी, उसमें ये नहीं समझा पाए थे कि नए सेल किस तरह से बनते हैं। तो इसको समझाने के लिए तीसरा साइंटिस्ट एंट्री हुआ, रुडोल्फ विर्सो। तो उसने बोला कि हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होकर हमारे नए सेल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेल हमारा ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, तो इसमें से इस तरह से यहाँ पर सेल डिवीजन होगा और 2 सेल बनेंगे। अब यहाँ पर फर्दर सेल डिवीजन होगा, तो ये इस तरह से 4 सेल बना लेंगे, और इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेल डिवीजन चलते रहते हैं। सो इस तरह से हमारे नए सेल बनते हैं। ओके, सो इस तरह से ये हमारा सेल थियरी का कंप्लीट फॉर्म हो गया। पहले ये जो सेंटेंस है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सो ये दोनों ने लिया था, तो ये इनकम्प्लीट हमारा सेल थियरी था। तो इसको कंप्लीट किया
रुडोल्फ विर्सो ने। सो ये इस तरह से हम ये सारी सेल थ्योरी को इस तरह से हम देखें। सेल थ्योरी का सो हमारी ये सेल थ्योरी फाइनल किस तरह से है, तो सेल थ्योरी में दो सेंटेंस है, जिसमें एक हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सेल एंड सेल की प्रोडक्ट से सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं। और दूसरा क्या सेंटेंस था, तो ये हमारा ओमनी सेलुलर सेल्यूलर, यानी कि न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से बनते हैं। सो ये हमारा सेल थ्योरी का फाइनल स्टेप हो गया। ये हमारे सेल थ्योरी का फाइनल स्टेप ऑफ सेल थ्योरी। ओके, सो ये हो गया हमने इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमारे सेल की हिस्ट्री और ये सेल थ्योरी के बारे में देखा। इसके बाद हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। व्यू ऑफ सेल, सेल के ओवरव्यू के बारे में। सो फर्स्टली यहाँ पर सेल के बारे में बात करें तो फर्स्टली कितने टाइप के सेल रहते हैं, तो टाइप ऑफ सेल मेनली हम यहाँ पर दो टाइप के सेल देखेंगे, जिसमें हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल। सो ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, तो इसमें हमारा जो प्रिमिटिव टाइप अगर कैरियन रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, तो इसमें हमारा प्रिमिटिव टाइप कैरियन रहेगा। ये कैरियन क्या होता है, तो कैरियन हमने आगे देखा, जिस तरह से हमारा ये सेल है और सेल में हमारा डेंस हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो सो ये कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ओके, सो हमारा प्रिमिटिव टाइप या वेल डेवलप कैरियन नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, और हमारा वेल डेवलप कैरियन रहेगा, यानी कि वेल डेवलप कैरियन रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या है, तो वेल डेवलप कैरियन, यानी कि वेल डेवलप न्यूक्लियस रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे हमारा यूकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पर आगे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें हमने क्या देखा था, कौन से 5 किंगडम, तो फर्स्टली मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांट, और हमारे लास्ट एनिमल किंगडम। सो इस तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। सो इसमें से हम देखें तो कौन सी किंगडम हमारी प्रोकैरियोटिक सेल रहती है, तो इसमें हमारे ओनली जो मोनेरा सेल है, या सॉरी मोनेरा हमारी किंगडम है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आएगी। बाकी हमारी ये प्रोटिस्टा, यहाँ से लेके यहाँ पर प्रोटिस्टा से लेकर एनिमल तक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये सारी आएगी हमारे यूकैरियोटिक सेल में। ये किस में आएगी, तो ये आएगी यूकैरियोटिक सेल में। और हमारी ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा रहेंगी वो हमारी यूनिसेल्युलर रहेंगी, ये हमारी यूनिसेल्युलर किंगडम है, ये आपको पता है, इसमें ओनली 1 सेल रहते हैं। सो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हमारी कौन सी ऐसी किंगडम है जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल रहते हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारा यूनिसेल्युलर भी है, प्रोटिस्टा उसमें एक सेल ही रहता है और वो वेल डेवलप सेल रहता है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल की जो किंगडम है, इसको हम बोलेंगे प्रोटिस्टा। ओके, और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें हमारी मोनेरा किंगडम आएगी। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं शेप ऑफ सेल। इसके बाद शेप क्या हो सकते हैं, तो शेप ऑफ सेल, शेप क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बहुत टाइप के सेल होते हैं, इसमें बहुत टाइप के सेल रहते हैं, मैनी टाइप रहते हैं, जिसमें हम कुछ बात करते हैं जैसे कि क्यूबॉइडल सेल है,
क्यूबोइडल सेल हैं, कॉलमनर सेल हैं, एलोंगेटेड सेल है, डिस्क सेल है, जैसे कि हमारा रेड ब्लड सेल है वो डिस्क सेल है। सो ये सब बहुत सारे सेल रहते हैं। फ्लैट सेल रहते हैं, फ्लैट सेल रहते हैं। सो ये सारे सेल के शेप हैं। और इसके बाद यहाँ पर सेल के साइज के बारे में बात करें तो सेल की साइज क्या होगी, तो सेल की साइज भी यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें हमारा जो माइकोप्लाज्मा, हमारा बैक्टीरियल सेल यानी कि माइकोप्लाज्मा या आपने नाम सुनोगा पीपीएलओ, ओके। और हमारा सबसे बड़ा सेल यानी कि लार्जेस्ट सेल, तो ये लार्जेस्ट सेल जो होता है वो हमारा ऑस्ट्रिच का एग रहता है। सो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो इसमें हमारा नर्व सेल आएगा, लॉन्गेस्ट सेल, तो इसमें हमारा नर्व सेल आएगा जिसका लेंथ रहेगा 1 मीटर के समथिंग यहाँ पर लेंथ रहेगा। इसके बाद हम नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें हमारा नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ये कितना रहेगा इसका साइज, तो 3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। और हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में हमारा एक आरबीसीएस रहता है, एक हमारा रेड ब्लड सेल रहता है। तो ये रेड ब्लड सेल का साइज क्या है, तो 7 माइक्रोमीटर। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया शेप ऑफ सेल और इसके बाद हो गया साइज ऑफ सेल। इसके बाद हम देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सेल रहेगा, ये किस तरह से रहेगा। तो सेल का हम इस तरह से सेल को देखेंगे तो सेल को सबसे आउटर कवरिंग हमने देखा था, हमारा थिन आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते थे क्या, तो सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सबसे थिन आउटर कवरिंग। और हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये हमारे आउटर कवरिंग से भी यहाँ पर एक, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से भी आउटर यहाँ पर हमारा एक कवरिंग रहेगा जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। तो ये हमारा डेंस कवरिंग रहेगा, डेंस कवरिंग, मोस्ट आउटर कवरिंग रहेगा, मोस्ट आउटर कवरिंग रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे, तो सेल वॉल, आपको याद रखना है। जैसे कि हम टिपिकल हमारा जो सेल प्लांट सेल रहता है इसमें हमारा ऑनियन पील सेल रहता है, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा सबसे आउटर कवरिंग वो हमारा सेल वॉल रहेगा। और ह्यूमन सेल में देखेंगे तो ह्यूमन सेल में हमारा टिपिकल जो सेल रहेगा वो हमारे चीक से लिया हुआ सेल। सो ये चीक से लिया हुआ सेल के अंदर हमारा सबसे आउटर कवरिंग दिखेगा वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और इसके बाद हम बात करें तो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या रहता है, तो इनसाइड हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, इनसाइड हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, तो साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल, यहाँ पर इनसाइड हमारा यहाँ पर पूरा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगा, तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये साइटोप्लाज्म को भी दो तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं साइटोसोल, इसको हम बोलते हैं साइटोसोल, ये आपको याद रखना है इसमें से। और दूसरा हमारा जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनेल्स, सो ये हमारा ऑर्गेनेल्स प्लस फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, तो
तो दोनों मिलके हमारा साइटोप्लाज्म बनाते हैं। बट साइटोप्लाज्म में से अगर यहाँ पर ऑर्गेनेल्स निकाल ले तो हमारा जो फ्लूइड पार्ट बचेगा वो हमारा साइटोसोल बचेगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ऑर्गेनेल में क्या क्या रहता है, तो ऑर्गेनेल के अंदर इसमें यहाँ पर हमने देखा था ये हमारा डेंस स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस रहेगा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर रहेगा, इस तरह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। और प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में हमारा इस तरह से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर गोल्गी बॉडी, जैसे कि ये हमारा गोल्गी बॉडी है, ये हमारा लाइसोसोम है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम्स है। इसके बाद हमारा गोल्गी बॉडी, पेरोक्सीसोम रहेंगे, पेरोक्सीसोम्स रहेंगे। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से दानेदार स्ट्रक्चर जिसको हम रिबोसोम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिबोसोम्स बोलेंगे। सो ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे सेल के अंदर रहेंगी। इसके अलावा भी कई और सेंट्रियोल्स वगैरह भी रहेंगे, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन, ये सारी चीजें हमारे सेल के इनसाइड रहेंगी। ये इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनेल्स, इस सबको मिला के यहाँ पर ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। और हमारी ये जो सारी ऑर्गेनेल्स है इसको हम इंडिविजुअली भी सबको देखने वाले हैं। सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो दूसरा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, इसको हम देखेंगे। सो तब तक प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।